Audio Jungle. नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। हमारे विशेष अंक चर्चा में रेत का मुद्दा लगातार जिले में तूल पकड़े हुए है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं दैनिक भास्कर के संवाददाता अविनाश राव जी। सर, स्वागत है आपका। और वहीं चैनल के प्रधान संपादक पंडित मदन तिवारी जी। अवैध उत्खनन पे सर अगर मैं बात करूं तो अविनाश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अवैध उत्खनन में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदारी यदि देखी जाए बेसिक, तो प्रतिबंध का समय एक बताया जाता है कि 16 जून या 15 जून से 15 सितंबर के बीच में नदी से रेत नहीं निकाली जाती जी। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि गाड़ावाड़ा क्षेत्र इसी अवधि में कम से कम 3 बार जब ग्रामीणों ने विरोध जताया, ग्रामीण अपना विरोध जता रहे थे और उन्होंने स्थिति ये तक बनी कि उन्हें मशीन रोकना पड़ी, लोगों को रोकना पड़ा, विवाद की स्थिति बनी जी। ये तो बड़ी सुखद विषय है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। यदि कोई मारपीट हो जाती, गोली चलन हो जाता, जो वर्तमान में कंपनी काम कर रही थी, उसका दावा है कि उनके 263 लोग यहाँ पे हैं। इनमें से करीब 15 से 20 लाख की बंदूकधारी भी है। यदि मौके पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो उसका जवाबदार कौन है, किसकी जवाबदारी तय की? प्रशासन को ये सब देखना चाहिए कि ऐसे काल में भी जब वो रेत उठा सकते हैं, नदी से रेत उठा रहे हैं, जबकि उनके पास पर्याप्त करीब प्रशासन खुद कहता है कि करीब 3 लाख घनमीटर रेत थी उनके पास स्टॉक में बेचने की। स्टॉक में से रेत बिकती नहीं है या स्टॉक का कोई हिसाब अभी तक पता नहीं है किसी को। जो जानकार लोग होना चाहिए, जिसकी जवाबदारी है इस प्रशासन में, उनके पास ही यदि ये जानकारी नहीं है और उनके होते हुए, प्रशासन के होते हुए नदी के अंदर मशीनें चल जाती हैं, डंपर दौड़ जाते हैं, इससे ज़्यादा बुरा समय बीते मेरी कम से कम, मैं 94 से काम कर रहा हूँ, 94 से आज तक मैंने इतने बुरे हालात तो कम से कम जिले में नहीं देखे जो अब दिखाई दे रहे हैं। और ये और भयावह होने की ओर बढ़ रहे हैं। उसका मूल कारण है कि जो हमारा स्वरूप है नर्मदा जी का या अन्य नदियों का जो बहुत खूबसूरत स्वरूप, वो भी बर्बादी की तरफ जा रहा है। जहां हम आसानी से बैठ के पूजन अर्चन करते थे, वो स्पॉट भी खत्म हो रहे हैं। गड्ढे हो जाएंगे कल को, वहां पे दुर्घटनाओं के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। इसकी जवाबदारी तय होना चाहिए और व्यवस्थित काम की तरफ लोगों को तिवारी जी, आपसे जानना चाहूँगा, नर्मदा नदी जिले में आस्था का केंद्र है। लोग पूजन अर्चन के लिए जाते हैं और वहीं जब हम एक तरफ विजुअल देखते हैं कि नर्मदा को बांध करके टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है, गड्ढों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो क्या ये लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है? विवेक, नर्मदा नरसिंहपुर जिले की क्या कहें, प्रदेश की जीवनदायिनी है। भगवती का जो स्वरूप है वो बेहद ही आत्म शांति प्रदान करने वाला है जी। माँ का प्रवाहित होता कल जल का जो है, लोग जाते हैं परिवारों से। हम बात करते हैं संडे में जो छुट्टी होती है, घर में कोई फंक्शंस होती है, घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, तो लोग लेकर जाते हैं। तो सीधा एक ही स्थान है नरसिंहपुर जिले में कि नर्मदा के जो घाट है वहाँ तक आदमी जाता है, बड़ी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ भगवती की पूजन अर्चन करता है। लेकिन इनकी भावनाओं के साथ जो खुले तौर पे खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल सच है। अविनाश जी ने कहा कि वो 94 की बात कर रहे हैं, मैं 92 से बता रहा हूँ आपको कि 92 से भी हमने कभी ऐसा नहीं देखा जो आज हम देख रहे हैं। बड़ा हम ये कह सकते हैं कि नरसिंहपुर की जनता के साथ लूटपाट के साथ डकैती जो की जा रही है, भावनाओं के साथ भी डकैती है और यहाँ के राजस्व से भी डकैती है। यहाँ के जो बेरोजगार हैं, जो जिन्हें रोजगार की आज आवश्यकता थी, और उनके उस रोजगार की भी डकैती है। आम जनता यहाँ पर बहुत परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो सड़कें नष्ट हो चुकी हैं और की जा रही है डंपरों के माध्यम से। डंपर हाईवा बहुत ज़्यादा संख्या में है और डंपर जो परिवहन माफिया काम कर रहा है। दूसरी जगह वहीं हम बात करते हैं तो रेत माफिया काम कर रहा है। वहीं तीसरे में रेत कंपनी जो है उसकी बॉस बनकर बैठी हुई है और सहभागिता में संलिप्तता के साथ जो है खनिज विभाग और जिला प्रशासन उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है
कि नरसिंहपुर जिले में नर्मदा लुट रही है, नर्मदा को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। नर्मदा के घाटों की यदि हम बात करते हैं तो बंधनवार बनाए जा रहे हैं। नर्मदा के बीचों बीच प्लस का निशान, बड़ा दुखद है। मैं बताऊं विवेक कि हम का एक घाट पर वीडियो बनाने के लिए गए थे, जब हमने वहाँ देखा तो बेहद ही खतरनाक वहाँ का माहौल था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जुनूनी रहता है, पत्रकारिता में जो भी कार्य करते हैं बड़ा जुनून रहता है उनको काम करने का। तो जब मैं गया था तो आंख से आंसू झलक उठे थे वह दृश्य दिखाने के लिए। मैं विवेक से कहूंगा कि वह दृश्य दिखाइए, जनता देखना चाहती कि नर्मदा को कैसे खंड किया जाता है, नर्मदा के बीच में प्लस बना दिया जाना। आप अंदाज लगाइए कि नर्मदा के एक ऐसा घाट है, लगातार ऐसे कई घाट हैं जिनमें नर्मदा को बीच से बांध दिया गया है, उनको 4 तालाबों में डाइवर्ट कर दिया गया और चारों तालाबों में जो है रेत एक में आती, फिर 2 में आती, फिर 3 में आती, मतलब ऐसा कुंड टाइप के बना दिए गए नर्मदा के। ये इससे बड़ा दुखद विषय कुछ हो नहीं सकता। आस्था के साथ खिलवाड़ है और मुझे लगता है कि यही हालात बने रहे तो नरसिंहपुर का लाइन ऑर्डर संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि भगवती आदिशक्ति नरसिंहपुर की आराध्य देवी है। किसी भी दिन कोई बड़ी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। अविनाश जी, जानना चाहूँगा, आप लंबे समय से रेत और खनन के बारे में काफ़ी जानकारी है आपको, तो जो खदानें हैं जो पहले 72 थी अब 36 हो गई हैं, तो क्या इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हमें समझाएं कि कैसे इनको 36 करके पूरे ज़िले को में खनन किया जा रहा है? ये जो है ये करीब 10 साल से लगभग से ये मामला चल रहा है जी। इसमें महत्वपूर्ण बात ये सामने आई थी कि पहले खदानें क्या थी कि छोटे स्तर की हुआ करती थी, ताकि सारे स्थानों पर रेत की आसानी से पहुंच हो सके जी, आसानी से लोगों को रेत मिल सके। इसको फिर क्या किया गया कि कुछ जैसे है कि 2 खदान 3 खदान मिला के एक बड़ी खदान कर दी जी। 5 हेक्टेयर करने एक इशू बनाया है खनिज विभाग ने कि 5 हेक्टेयर से कम की कोई खदान नहीं होगी, 5 हेक्टेयर से ऊपर की खदानें होंगी। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, 5 हेक्टेयर की इसलिए करते हैं कि 5 हेक्टेयर से बड़ी खदान में जेसीबी उतारने की परमिशन होती है? नहीं, जेसीबी का तो टोटल प्रतिबंध है, ये प्रश्न ही नहीं। नर्मदा नदी के अलावा जो सहायक नदियां हैं, ऐसा खनिज अधिकारी का कहना है कि इन पे सिया की परमिशन से जेसीबी उतार सकते हैं, लेकिन 5 हेक्टेयर से अधिक की खदान होनी चाहिए। तो क्या इस कारण से 5 हेक्टेयर से अधिक की जाती हैं? हाँ, ये भी एक बड़ा विषय है कि चूंकि इन्हें अंदर से रेत निकालना है जी। ये क्या है कि जो एक सिस्टम रहा है हमेशा से, जी। जो भी नदी होती है वो एक बहाव के साथ बारिश के अवसर पे रेत लेके आती है और वो किनारे पे छोड़ के जाती है हमें उपयोग करने के लिए, एक सिस्टम था जी। अब सिस्टम पूरा मतलब अवैध उत्खनन शब्द जो है वो छोटा है इसके लिए। जिन्हें पानी के अंदर से उसको निकाल रहे हैं, वहाँ अंदर क्या हालात बन रहे हैं इसकी किसी को कोई परवाह नहीं। तो पहले हम नदियों के द्वारा हमें दी गई रेत का उपयोग करते थे, आज हम नदियों से रेत छीन रहे हैं या लूट रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं इसको? छीन ही रहे हैं, लूट रहे हैं। और इससे भी बड़े कोई शब्द हो तो वो काम करने को उतारू है। जो कंपनियां जो बड़ी बड़ी बुला दी गई हैं इस साल से, जैसे अब आप सामने देख रहे हैं कि 30 जून से इनको काम दिया गया। मेरा तो एक छोटा सा प्रश्न है कि जब इनको 30 जून में काम दिया गया था, 15 जून से प्रतिबंध लग गया था, तो ये 3 लाख घन मीटर का जो स्टॉक बताया गया है ये कहां से अचानक पैदा हो गया? ये तो मेरी भी समझ से परे है कि इतना माल कब इनके लिए स्टॉक करके रख लिया गया था कि 3 लाख घन मीटर आएंगे और हम इनको गिफ्ट करेंगे। कंपनी के आने के पहले ही खनिज विभाग ने 3 लाख घन मीटर की व्यवस्था कंपनी के लिए कर दी थी जो स्टॉक में था। अब स्टॉक था जी, स्टॉक नहीं था क्योंकि 15 जून से तो प्रतिबंध था जी। 30 जून को आपने हैंडओवर की, 30 जून के बाद जी। जब 30 जून के बाद हैंडओवर की है तो उसके पहले स्टॉक 3 लाख घन मीटर कहां से आ गया? ये तो अपने आप में बड़ा प्रश्न है। जी। तो लीगली अगर हम बात करें तो उस डेट में अगर 30 जून में कंपनी हैंडओवर कर रही थी तो उसके पास स्टॉक 0 होना था। स्टॉक 0 होने था, उनके पास कुछ हो नहीं रही था, काम ही नहीं होना चाहिए था। विवेक, मैं इस बात में पीछे बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो मामला है ये इसमें संलिप्तता यहाँ की जिला प्रशासनिक अधिकारियों की है। तो ये कंपनी के साथ जो बैठक है यहाँ जब जो लीगली डॉक्यूमेंटेशन हुआ है ये बात की बात है, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेशन पहले भी हो चुका है जिसे हम कह सकते हैं कि मौखिक एक तंत्र, एक गुट बन गया नरसिंहपुर जिले को लूटने के लिए और डकैती के लिए, जिसमें परसेंटेज बेस्ड तय किया गया
उसके बाद अन्य भी तय किए गए हैं कि किस क्षेत्र में कौन परेशान करेगा। उन परेशान करने वाले जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको बड़ा स्वागत सम्मान दिया गया। स्वागत सम्मान से मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो धन वर्षा आप कहते हैं बार बार, वो धन वर्षा से उनको तो ये जो मतलब उनको सब उपहार दिए गए हैं। जो ये बड़ा चर्चा का विषय था, जो मैं बताऊं आपको कि लगातार चर्चा जो चौपाल में जो खबर चली थी उसमें हमने लिखा था कि स्कॉर्पियो है, इनोवा तुम्हारी फॉर्च्यूनर है, ये सब विषय ये हवा में नहीं है, ये चर्चा ये चौपाल की है, ये लोग चर्चा कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, और जो जनता जनार्दन कहती है वो झूठ नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि पहले ही पूरा यहाँ लीगली जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसके पहले ही एक पूरी यूनिट तैयार हो गई थी, और उस यूनिट ने यहाँ पर बहुत बड़े रूप में काम किया और संग्रहित करके रेत रखी। और आप अंदाज लगा सकते हैं कि 3 लाख जैसे अविनाश जी ने बताया है, तो ये बिल्कुल सच है कि कहाँ से आई है। ये सवाल है, अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ये आ कहाँ से गई। तो इसमें प्रशासन की संलिप्तता स्पष्ट नजर आती है। और ये लूट नहीं है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। ये नर्मदा के साथ डकैती है और नरसिंहपुर की जनता की भावनाओं के साथ डकैती है। खनिज विभाग और जिला प्रशासन के थोड़े से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो राजनीतिक सहभागिता कितना योगदान देती है ऐसे अवैध माफियाओं को या इनके संरक्षण को? विवेक, ये तो नरसिंहपुर की परंपरा रही है, यहाँ सफेद पोशों का वरद हस्त हर समय माफियाओं के साथ मुझे लगता रहा है। आज भी जो परिस्थितियां सामने निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बिना सफेद पोशों के उनके हाथ रखे, हाथ मिलाए या उनके बिना समर्पण की संभव नहीं है। मुझे तो ये तक कहीं कहीं जानकारी लगती है कि एक सुरक्षा व्यवस्था जो की जाती है ना, वो सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। मतलब कि आपके यहाँ आपकी खदान पे गाड़ी नहीं जाएगी, तो ऐसे जब कोई प्रशासन की, पुलिस की या कोई खनिज की या कोई ऐसी गाड़ी जाती है तो फोन आ जाते हैं संबंधित सफेद पोस्ट जो सुरक्षा गार्ड हैं उनके कि भैया वहाँ नहीं जाना, उस एरिया में नहीं जाना। ये स्थितियां भी निकल के सामने है, दुखद है। ऐसा नहीं कि जो सफेद पोश ये समझ रहे हैं कि उनके बारे में जनता को नहीं मालूम कि आपने क्या क्या किया नरसिंहपुर जिले में। दुर्भाग्य का विषय कि नरसिंहपुर जिले में मां नर्मदा जो है उनकी जो खदान थी, आज मात्र 5 खदान है विवेक जी, और हर घाट में खदान से रेत निकाली जा रही है। आप बताइए कि नरसिंहपुर की नर्मदा में जी अन्यंत्र जो खदान है वो कहाँ से किसने स्वीकृत कर दी लगातार उसमें, जबकि वो बंद खदान है और उनको डूबंत में कर दिया गया। ये है क्या भैया, चल क्या रहा है? तो ये सफेद पोश की 100% उनकी मिली भगत और उनके द्वारा सुरक्षा प्रदान माफियाओं को की जा रही, और जिला प्रशासन और बढ़िया मिलजुल के बहुत बढ़िया तरीके से नरसिंहपुर की आस्था, नरसिंहपुर की जनता और नरसिंहपुर की भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ है। और मैं तो सीधा कहूँगा ये डकैती है। और इन पे यदि अधिकारियों के मोबाइल जो हैं, मैं बार बार मांग करूंगा जिला प्रशासन से कि यदि आप में सत्यता है, माननीय कलेक्टर महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका नर्मदा के प्रति 1% भी आपके भाव है कि नरसिंहपुर जिले की जनता जो है उसकी आस्था और आराध्य देवी है नर्मदा, तो आप उन संबंधित अधिकारियों के आप मोबाइल ट्रेसिंग पर लगाइए, उन पर मुकदमा दर्ज करिए। मैं 101% कहता हूँ आपको कि जैसा कि सुशांत वाले मामले में, सुशांत का जो टीवी पर बहुत बड़ा सुशांत राजपूत का मामला चला है, ऐसे बहुत बड़े बड़े राज निकल के आएंगे कि ये अधिकारी मिला हुआ है, ये अधिकारी की ये बात हुई है, ये इस नेता की ये बात हुई है, इस नेता ने ऐसा निर्देश दिया है, इस नेता ने ऐसा निर्देश दिया। तो ये मान के चलिए सफेद पोश और जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके नाम जनता के बीच में उजागर होंगे, और एक बहुत बड़ा सच जो है आम जनता के सामने आएगा। और भगवती नर्मदा आस्था की हमारी देवी है, आस्था का केंद्र है। कहीं ना कहीं जो भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है और छन्नी किया जा रहा है नर्मदा को, उस पर भी रोक लगेगी। अविनाश जी, आपसे समझना चाहूँगा, मेरी हो तकनीकी समझ थोड़ी सी कम है इस मामले में। लगातार 10 साल से अधिक समय से जो घाट जिनसे लगातार रेत निकल रही थी, उन घाटों को अचानक से डूब क्षेत्र में उनका शामिल कर दिया जाना कितने हद तक सत्य है, या फिर केवल रेत चोरी के लिए उन्हें डूब क्षेत्र में घोषित करवाया गया किन्हीं नेताजी या किन्हीं बड़े ऐसे हाथों से कि भाई जिस पर कोई सवाल ना उठे, और उसके बाद फिर वहां से अवैध खनन जारी है लगातार? ये इसमें महत्वपूर्ण ये है कि संरक्षण यदि किसी को दिया जाना है जी, तो बीच में यदि कोई व्यवहार आएगा जी, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसकी ये संपूर्ण व्यवस्था करके रखी गई है। पहले इसको मैनेज किया गया है कि अब
एक फला आदमी वहाँ दिक्कत पैदा कर सकता है, तो उसके लिए ये जो घोषित खदानें जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जी। जैसे अभी सरवन घाट में कुड़ी घाट का जो मामला सामने आया, तो ये ऐसे लोगों के लिए भी है जिनको ओबलाइज किया गया है। इनको ओबलाइज करने के बाद एक जो बड़ा दुर्भावना का विषय कहना चाहिए जिले के लिए, पहले क्या होता था कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, इनका एक मुखबिर तंत्र हुआ करता था जो ऐसी अवैध गतिविधियों या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता। जी। अब स्थिति उल्टी हो गई। जी। अब इन डाकुओं के मुखबिर बन गए हैं अधिकारी। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इनके लिए ये मुखबिरी कर रहे हैं माफिया के लिए, सरगनाओं के लिए, एकदम सरगनाओं के मुखबिर हो गए हैं अधिकारी। इस स्थिति की वजह से यह जिला बहुत अशांति की ओर जाने की ओर है और अशांति का टापू अशांति की ओर जाने की स्थिति महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और नहीं, पर डूब क्षेत्र में लाना उस खदान को, तो केवल उनको ओबलाइज करने के लिए जो व्यवधान डालेंगे उनको भी और प्लस कंपनी को भी फायदा देना है। कंपनी का फायदा कैसे हो? जी। तो कंपनी को फ़ायदा देने के लिए हमने उस जगह को जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद अब जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ऐसा मानना इनका रहा हो कि जनता की नज़र उससे हट जाएगी। इसको जीरो करना, जी। पहले खदान को जीरो करना, खदान से माल उठा के रख लेना, माल उठा के फिर वो माल को भी जीरो कर देना। जब इतने बड़े बड़े गोलमाल हो रहे हैं तो इनसे आप उम्मीद और बड़ी उम्मीद रखिए। मतलब जो आप लोग कह रहे थे ना 1 करोड़ 2 करोड़ की जी। हो गई है, तो उसमें 3-4 दिन का समय लगा। अब ये क्या थोड़ी और बड़ी लूट की तरफ बढ़ेंगे। जी। ऐसे आपको जादू देखने को मिलेंगे कि आप 2 दिन पहले बढ़िया रेत के भंडार देख के आएंगे और 2 दिन बाद इसको टाल मटोल करके वो भंडार गायब कर दिए जाएंगे। तो पर अधिकारी, नेता और यहाँ तक कि आला अफसर की मैं बात करूँ जो भोपाल में बैठे हुए हैं उनको, तो क्या सारे लोगों का प्रॉपर सेटअप जमा हुआ है जिसके चलते इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर? ये सेटअप तो बिल्कुल तय है। सारे लोगों का अपना एक निश्चित कमीशन, जो मदन जी शब्द उपयोग करते बीच बीच में, कमीशन जी। कमीशन तय है। फिर कई बार स्थिति ये बनती है कि कमीशन मेरा कैसे बढ़ जाए, तो मैं उस माफिया के पास उसको ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, मेरा कमीशन बढ़ जाता है। फिर उसमें एक स्कीम आती है कि वरिष्ठ अधिकारी को पता चला कि इसका कमीशन बढ़ा है, जानकारी लग गई, तो वो भी उस लूट में शामिल होता है। तो ये जो लूट का क्रम है, जो आप कह रहे हैं ना, नीचे से ऊपर तक तय हो चुका है। इस वजह से आपको कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देती है। यदि इसमें एक आदमी, कोई ईमानदार आदमी बीच में होता ना, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी सुगबुगाहट समझ आ जाती, दिखाई दे जाती। पिछले जून के महीने से अभी तक ना कोई एक बड़ी कार्रवाई हुई, ना कोई ठोस कार्रवाई हुई है। वाहवाही लूटने के लिए पुराने 2018-19 के मामलों में पनिशमेंट किए जा रहे हैं। और इस रेत के खेल में तो एक सबसे बुरी बात यह है कि इसमें पनिशमेंट घोषित कर दिया जाता है, उनका 20 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी गई सामने वाले को। जी। उसको कभी 20 करोड़ की पेनाल्टी नहीं लगती। यहाँ पे आप निकलवा के रिकॉर्ड देख लेना, 10 साल के रिकॉर्ड रखे हुए हैं, आज तक कोई रिकवरी नहीं हुई। तो केवल जनता को दिखाने के लिए रिकवरी का एक डिंडोरा पीट दिया जाता है। नहीं, कार्रवाई होती है जी। फिर सामने वाले के पास उसमें जगह लूज पुल छोड़े जाते हैं कि वो कमिश्नर के पास जाके अपील कर लेगा, वहां जाके व्यवस्था कर लेगा, ऐसे करके मामला चल रहा है। 10-10 साल से मामले चल रहे हैं, आज तक कोई रिकवरी नहीं है। एक बात और अविनाश जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि निकल के बहुत बड़ी सामने आ रही है कि ये एक नई परंपरा की और शुरुआत हुई है। और ये परंपरा भाई ऐसे लग रहा है कि बड़ी मजबूत इच्छा शक्ति वालों ने इसको तैयार किया है कि जो रेत के अवैध उत्खनन होते हैं उनको सरकारी स्थानों पर रखे जाते हैं, जैसे नहर के किनारे हो गया, शासकीय कोई भूमि है वहाँ पे हो गया, या ऐसे ऐसे स्थानों पर रखा जाता है। और इसको मिलजुल कर अधिकारियों से मिलजुल कर उनकी जब्ती करवाई जाती है। और जब वो ढेर जो है, रेत के जो ढेर हैं वो बड़े बड़े ढेर होते हैं, उन ढेर के पर रॉयल्टी कट जाती है कि भाई ये इतने घन मीटर रेत है और इसकी ये इतनी रॉयल्टी, ठीक है। तो उससे माल नहीं उठता अविनाश जी,
माल उड़ता है डायरेक्ट नालंदा से और वो जाता है नरसिंहपुर जिले के बाहर सप्लाई होता है। वो रेत जहाँ की तहाँ रहती, मतलब जो रेत के पहाड़ होते हैं वो जहाँ के तहाँ रहते हैं और दूसरी रेत उन रॉयल्टियों पे कर दी जाती। आज की अभी की जो बात है, जो वर्तमान में धनलक्ष्मी काम कर रही है, उसमें भी स्पष्ट ये बिल्कुल है कि जो टीबी डूबंत क्षेत्र की या जो बंद खदानें हैं, उन बंद खदानों से जो रेत उठेगी तो इसमें धनलक्ष्मी का डायरेक्ट लाभ होगा। वहीं दूसरी जो वहाँ माफिया वर्ग काम कर रहा है, जो वहाँ से रेत निकाल रहा है, रेत उलीच रहा है, या हम ये कह रहे हैं कि डकैती कर रहा है नर्मदा के बीच में से मशीन लगा के, जो अपन कहते हैं नाव जो लगा के वो करते हैं पनडुब्बी और बोट की रेत के माध्यम से बोट रेत जो है वो निकालते हैं। तो उस रेत को वो बेचते हैं और उससे आर्थिक लाभ उठाते हैं और गांव को सम्मिलित कर लेते हैं। गांव के युवा हैं जो थोड़े वजनदार लोग हैं, वो मिलकर उस क्षेत्र में अपना काम करते हैं। तो इससे दो लोगों को डायरेक्ट लाभ हो रहा है। एक तो उनको हो रहा है जो गांव के युवा वर्ग है जो डायरेक्ट उसको काम करेगा। दूसरी बात हो रही है कि धनलक्ष्मी को रॉयल्टी मिलेगी। वो भी कहाँ से, हम बता दें आपको कि वो अन्यंत्र जो जैसे नर्मदा जी की 5 खदान है, तो 5 खदानों से नरसिंहपुर की कम से कम लगभग 50-60 खदान चलेगी। ये मान के चलिए आप कि रॉयल्टी रहेगी इसकी। और मान लो भी एक बहुत बड़ी बात को समय पहले हो रही थी कि नरसिंहपुर में रॉयल्टी कटती है कि रेत कहाँ जा रही है, सागर जा रही, रेत कहाँ जा रही, बालाघाट जा रही, रेत कहाँ जा रही, छिंदवाड़ा जा रही, रेत कहाँ जा रही है, उन्होंने कहा भैया खंडवा जा रही है। और ये रेत यहाँ से जाती नहीं है, ये एक रॉयल्टी काट दी जाती है समय अवधि को मैच करने के लिए। और एक ही डंपर जो है उसको 5 ट्रिप में माल डालता है, 5 ट्रिप 7 ट्रिप 8 ट्रिप माल डाल लेता है और एक ही रॉयल्टी चलती रहती है पूरे में। मदन जी, आखिरी चलते चलते एक सवाल मैं ये करूंगा। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं देवेंद्र पटेल, उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने पिछले 15 सालों में केवल अवैध खनन कराया और अभी का जो कांग्रेस का पीरियड है उसको छोड़ करके फिर इन्होंने जैसे ही इनकी सत्ता आई फिर से अवैध खनन दुगनी गति से तेज हो गया। तो सीधा सीधा उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं। तो इनकी संलिप्तता भी होगी, क्योंकि जो विजुअल्स हैं, जो फोटोज़ हैं जो सोशल मीडिया पे और जो ऑथेंटिक अखबारों या चैनलों के माध्यम से जो चल रही हैं खबरें, वो तो उनके पास भी जा रही होंगी, जानकारी तो उन्हें भी होगी, पर वो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो क्या उनकी भी संलिप्तता इसमें मानी जाए? खुले तौर पर बोलना चाहूँगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों की जबरदस्त समलिप्तता है। सफेद पूछों का बरद हस्त है नरसिंहपुर जिले पे, इसके कारण ये सब हो रहा है। आप बताइए, जब जिन नदी में डूबंत का जो प्लान बनाया गया कि जो नर्मदा की जो खदान है वो डूबंत क्षेत्र में डाल दी गई, किसने डाली? 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में इस पर स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। जो रेत का जो ठेका गया वो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में गया कि 62 करोड़ का जो ठेका गया है वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नीति बनाकर किया गया। वहीं आगे यदि हम बढ़ जाते हैं तो जो अब नरसिंहपुर जिले की खदान है उनको बंद और डूबंत में डाल दिया। क्या है यार, ये है क्या? जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जानती है, जनता समझ रही है। समझने के बाद हालात बिगड़ेंगे, ये भी समझिए कि सफ़ेद पोजे समझ रहे हैं कि हम ही होते आ रहे हैं और हमको ही सब कुछ गलत बनाना आता नहीं। टेबल वर्क करने वाले बहुत लोग इस नरसिंहपुर जिले में हैं। बस ये है कि वो किसी भी प्रकार से उलझना नहीं चाहते। इसके कारण से आज की स्थितियाँ बन चुकी हैं और आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की संलिप्तता के कारण ही इस बात को लेकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनंत दुबे ने इसी रेड अलर्ट के मंच से बोला था कि कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ और जो ताकतवर सफेद पोष हैं वो स्वयं दोनों मिलकर एक ही थाली के चट्टे दोनों मिलकर करा रहे। एक खदानों को बंद कराता है कि भैया ये खदानें डूबंत में आ गई, बंद हो गई, इनकी खदानों पे पुलिस नहीं जाएगी, इनकी खदान पे खनिज विभाग का अधिकारी नहीं जाएगा, इनकी खदानों पे ये नहीं जाएगा, इनकी खदानों पे जाएगा तो अधिकारी खुद। अब ये अविनाश जी ने बहुत शानदार बात बोली कि ये कलयुग जो है वो स्पष्ट नजर नरसिंहपुर में ज़्यादा समझ में आ रहा है। उसका प्रभाव जो है कि ये समझ रहा है प्रशासनिक जो व्यवस्था होती थी उसमें मुखबिर की बहुत बड़ी भूमिका होती थी कि बड़े बड़े जितने भी ऐसे अवैध काम हैं उनको मुखबिर के माध्यम से पकड़ा जाता था। लेकिन आज नरसिंहपुर जिले में जो देखने मिल रहा है बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि नरसिंहपुर जिले का प्रशासन तंत्र और माफियाओं का और उन अवैध काम करने वालों का, या हम ये बात कहें कि जो परिवहन माफिया है, रेत माफिया है और जो चंद गुर्गे हैं जो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमें तो दुनिया में कोई है नहीं, उनके ये धन बरसा के चलते हुए उनके ये मुखबिर बने हुए और एक एक बात मुखबरी करके उनके पास तक पहुंचा रहे हैं। ये बात कल आशीष जी भी बैठे थे जब उन्होंने भी ये बात बोली थी
कि उन्होंने बात की और बात संबंधित माफिया तक पहुंच जाती है, माफियाओं के फोन आने लगते हैं। तो ये इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं तो स्पष्ट तौर पे इस मंच से कहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को इनके साथ वो होना चाहिए, जो क्या है कि इस मंच से कुछ बोलना उचित नहीं है मुझे लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे अधिकारी छोड़ने लायक नहीं है। और इन अधिकारियों को जो नरसिंहपुर की आस्था, नरसिंहपुर की जनता के साथ डकैती डाल रहे हैं, उनकी भावनाओं पर डकैती, नर्मदा की जो रेत है, सफ़ेद सोना जिसे हम कह सकते हैं, उस पर डकैती डलवा रहे हैं। इनको माफ़ करने योग्य है ही नहीं, कहीं से नहीं। रेड अलर्ट की विशेष चर्चा में आज के लिए इतना ही। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने विचार जनता तक रखे, और साथ ही उन तकनीकी गहराइयों को भी हमें समझाया जिनको जनता को समझना बहुत आवश्यक था। क्योंकि रेत का जो खेल है, जैसा अविनाश जी ने बताया कि ये बहुत लंबा चलेगा, और अगर मैं बात करूं तो ये कई करोड़ों में भी मामला आगे जाएगा। ऐसी सटीक और जिले की जुड़ी हर खबर के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।